Hello everyone, my name is Himanshu Mandal and today we are going to start our new chapter number 1, real numbers for class 10. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर, जो चैप्टर नंबर 1 है आपका रियल नंबर्स का, ठीक है, मैथ्स का। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं यहाँ पे रोज़ आपको 1 से 2 वीडियोस आपके मैथ्स टॉपिक्स पे डाल के दूंगा, ठीक है, अपलोड करूँगा, जिससे कि आप उसको उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बहुत इजीली समझ सकते हैं। और मैं आपको सिंपलेस्ट वे में सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। किन क्वेश्चंस के ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है फॉर एवरी चैप्टर, ठीक है, और किन क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सोल्व करें ताकि आप उनको जल्दी से जल्दी कोप अप कर पाएँ और उनको लर्न कर पाएँ, ठीक है। तो मैथ्स में हमारी काफ़ी एक सिंपल स्ट्रेटजी होती है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 95 अबव मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप उसकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो फिर मतलब उसका दिमाग कम है, उसकी मैथ्स तभी कम है। अगर आपका दिमाग सही है, आपके पास इनफ दिमाग है, ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छी तरीके से आप मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, तो ध्यान से देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर बेसिकली होता क्या है? तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो जैसे हमने क्लास 9 के अंदर रैशनल एंड इरेशनल नंबर अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, तो अब हम उसी को करेंगे कि जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे जो नंबर्स बनते हैं, जिसको हम रियल लाइन पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। तो रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, रियल नंबर में क्या होता है? हमारा कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ये दोनों चीजें हमने क्लास 9 में पढ़ी हुई है। ओके, तो रैशनल नंबर्स क्या होते थे? जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे और q नॉट इक्वल टू 0 हुआ करता था, राइट। तो मीन्स वो वाले नंबर्स जो टर्मिनेटिंग होते थे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग होते थे, राइट। और इरेशनल नंबर्स में क्या होता था? जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिक्यूरिंग, मीन्स जो रिपीट होते रहते थे, नहीं होते थे, रिपीट नहीं होते थे, लाइक √t टाइप, लाइक √2, √5, √7 मीन्स पाई। तो इस टाइप के नंबर्स जो आपके एंड नहीं होते, उनके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं चलता, जो रिपीट नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये हम दोनों चीज़ें पढ़ते आ चुके हैं अपनी क्लास 9 के अंदर। तो फर्दर हम अगर रैशनल नंबर्स को देखें तो फर्दर हम रैशनल नंबर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। फर्स्ट वन इज इंटीजर्स, करेक्ट। हमारा फर्स्ट वन क्या होता है? इंटीजर्स होता है। दूसरे होते हैं नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर मीन डेसिमल टाइप नंबर्स, ओके, नॉन इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर्स में भी हमारे 2 नंबर्स में हम डिवाइड कर लेते थे। इंटीजर्स हमारे कैसे होते थे? पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, ठीक है। तो इंटीजर्स को हम क्या करते थे? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। फर्स्ट नेगेटिव नंबर्स एंड सेकंड वन इज होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते थे हमारे? जो 0 से स्टार्ट होते हैं टिल इंफिनिटी। और फिर हम होल नंबर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 0 एंड नेचुरल नंबर्स, राइट, या हम इसको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक चार्ट है जो हमने स्टार्ट किया था। नेचुरल नंबर्स हमने क्लास 6 में पढ़ा था। होल नंबर्स एंड इंटीजर्स हम पूरा ये कॉम्बिनेशन हमने क्लास 7 में पढ़ा था। रैशनल नंबर्स एंड नॉन इंटीजर्स हमने ऐड करके किस में पढ़ लिया था? क्लास 8 में। देन रैशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन हमने क्लास 9 में पढ़ा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कम रियल नंबर्स, मीन हम सबको एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसी को हम अपना क्या बोलते हैं? टोटली नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर क्या है कि हमारे रियल नंबर्स तक आते आते हम सारी की सारी चीज़ों को कॉप अप कर चुके हैं। तो ये एक आपका फ्लो चार्ट है जो हम क्लास 6 से स्टार्ट करते हुए आए हैं और क्लास 10 तक पहुँचे। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली पता है, तो मेरे को बस आपको ये रिकॉल कराना था कि रियल नंबर बेसिकली होता क्या है। नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक ऑफ योर चैप्टर 1 फॉर क्लास 10। तो हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा से।
तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक है। हम इसको क्लास फर्स्ट से या सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं, बट अब हम इनकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अगर आप कंपेयर कर पाए तो आप बहुत इजीली कंपेयर कर पाओगे कि हम ऐसा कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या हमारा, पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि इफ वी हैव टू positive integers, if we have two positive integers a and b, then there exist unique integers q and r such that a can be represented as this form where r is greater than equals to 0 and shorter than b. ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू पॉजिटिव, ये एप्लीकेबल है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हमेशा हमारे पास दो और ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जिससे कि हम उन पॉजिटिव इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी को भी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली है क्या। और हम इसको काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, बट हमने इस चीज़ को कभी इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया है बस। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा सिंपल वन टाइम डिवीजन का। ठीक है, अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल we have two numbers like a is equals to 15 and b is equals to 4. ओके, तो आपके पास दो नंबर्स होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं, बस पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। कंडीशन ये कहती है पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो अगर a और b, तो आप हमेशा बड़े वाले को कंसीडर करेंगे a और छोटे वाले को कंसीडर करेंगे b, तभी आप उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें, तो अगर मैं इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हमें इस फॉर्म में उसको लिख के दिखाना पड़ेगा। और a क्या है हमारा 15, b क्या है हमारा 4, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 प्लस 3, 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 3, एंड जो आपका 3 है वो 0 से बड़ा है और b क्या था आपका 4 उससे छोटा है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस वन इज a, दिस वन इज b, दिस वन इज q एंड दिस वन इज r। तो यहाँ पर हमारे को दो यूनिक ऐसे इंटीजर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है, जो इस फॉर्म में लिखने में हमारे को इन दोनों नंबर्स में हेल्प कर रहे हैं। तो ये बेसिकली है क्या, इट इज अ वन टाइम डिवीजन बेटा, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है, या पहले से करते आ रहे हैं। लाइक 15 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, राइट। तो ये क्या है आपका 15a, ये क्या था आपका b, ये क्या है आपका q, और ये क्या है आपका r। तो बेसिकली ये क्या है आपका डिविडेंड, डिवाइजर, quotient and remainder. That is Euclid division lemma gives us a representation of divisor, dividend, quotient and remainder. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आपको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है किस चीज़ की, आपके डिविडेंड की, इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर आपका हमेशा छोटा होगा आपके डिवाइजर से। क्यों, क्योंकि अगर डिवाइजर के इक्वल हो जाएगा तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, और अगर डिवाइजर से बड़ा हो जाएगा तो आप उसको वन टाइम मोर डिवाइड कर सकते हैं। तो हमेशा आपका रिमाइंडर अगर छोटा होगा तो ही आप उसको स्टॉप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप तभी उसको स्टॉप कर सकते हैं ना, फिर आपको फर्दर उसकी डिवीजन देखनी पड़ती है। तो आप वन टाइम रिप्रेजेंटेशन यहाँ से सीख सकते हैं। तो आई होप आप सबको यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहना चाहता है या क्या होता है, उसका प्रोसेस का यूज़ क्या है, वो हम क्या करेंगे। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा हम यूज़ क्यों करते हैं, तो जो मेन यूज़ है, हम इस चीज़ को सीख रहे हैं तो इसका कोई यूज़ भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, तो इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ आता है हमारा फॉर फाइंडिंग HCF ऑफ टू नंबर्स। अगर हमें दो नंबर्स का HCF फाइंड करना है तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और वही मेथड का हम यूज करेंगे
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। अब बेटा हम एक चीज़ समझते हैं कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या होता है? लेमा इज अ स्टेटमेंट। लेमा क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो वेल प्रूवन होती है, ठीक है, जो प्रूव्ड है, उसको आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लेमा। एंड एल्गोरिथम इज अ प्रोसेस। एल्गोरिथम क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो एक प्रोसेस है जब हमारे को HCF फाइंड करना होता है दो नंबर्स का, ठीक है। अगर हमें दो पॉजिटिव नंबर्स का HCF फाइंड करना है देन वी कैन यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टोटली बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो वी कैन स्टार्ट टू फाइंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड वी कैन फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स। फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू कम द नेक्स्ट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है वो देखते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एल्गोरिथम क्या होता है? आपका एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू फाइंडिंग समवन या समथिंग, ठीक है। तो अगर हमें स्टेप बाय स्टेप मेथड सीखना है किसी चीज़ को फाइंड आउट करने का, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम किसको फाइंड करते हैं? HCF को फाइंड करते हैं। तो HCF को फाइंड करने का बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं बच्चों A और B, ठीक है। तो इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, तो हमारे को इसका HCF फाइंड आउट करना है। फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ दिस, तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा? तो हमारे को स्टेप वाइज याद करना है इस प्रोसेस को कि फर्स्ट वी कैन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, टू A एंड B। तो A एंड B पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे और यहाँ पर हमारा A जो होगा वो B से बड़ा होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, तभी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या रहेगा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा? वी हैव सम Q एंड R, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट सम Q and R such that A is equals to BQ plus R, where R is, हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने लगा दिया फर्स्ट टाइम। ओके, अब अगर स्टेप 2 पे हमें देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन R। इफ R is equals to 0, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, then B is the HCF of A and B। ओके, अगर ये आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारा B ही जो होगा वो उसका HCF होगा। एंड इफ R is not equals to 0, अगर R हमारा 0 नहीं आ रहा है, then apply यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे इस पे 2B एंड R, मीन्स अब B को हम बना लेंगे A और R को बना लेंगे हम B, ठीक है। मतलब क्या, हमारे दो जो न्यू नंबर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे B एंड R, और उनके ऊपर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को हमें तब तक कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू दिस प्रोसेस। ओके, इस प्रोसेस को हमें तब तक करना है टिल द रिमाइंडर इज 0। अगर जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हमें इसको प्रोसेस को चलाते रहना है। एंड एट द लास्ट स्टेज जब हमारा जो रिमाइंडर है 0 आ जाएगा, उस स्टेज पर जो हमारा B होगा वही हमारा क्या बनेगा? HCF बनेगा, ठीक है। तो इस 3 स्टेप्स को आप ध्यान रखेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है कि जो भी आपको दो नंबर्स दिए हैं आप उन पे क्या करिए? डिवीजन लेमा लगाइए।
अगर हमारा R 0 आ गया तो डायरेक्टली B आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और अगर आपका R 0 नहीं आ रहा है तब आप क्या करेंगे, दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे B एंड R पर, और इस प्रोसेस को तब तक चलाना है आपको जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। एंड जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा प्रोसेस को कंटिन्यू करते करते, तब आप क्या बोलेंगे कि जो आपका लास्ट स्टेप है उसका जो बी होगा, लास्ट स्टेप का बी जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आया है, उसको आप बोलेंगे कि वहां पर वो क्या है, आपका HCF है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं अभी, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, नाउ फर्स्ट वी कैन टेक द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो उसने बोला है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, by using Euclid's division algorithm to find the HCF of, first point is 135 and 225। तो हमारे को अब क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इन दो नंबर्स का क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप बेटा देखो, आपको यहाँ पे सीखना है कि आपको अपने आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, बिकॉज CBSE नीड्स रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। ठीक है, खाली आंसर निकालने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपके रिप्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं, तो आपको रिप्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है कि किस तरीके से मैं अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी अपने पेपर पे उसको करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे। आपको ट्यूशन टीचर सिर्फ आंसर निकालना सिखाते हैं बेटा, बट आपको एक स्कूल टीचर हमेशा रिप्रेजेंटेशन सिखाएगा। ठीक है, तो आई एम ऑल्सो अ स्कूल टीचर, तो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट करें ताकि आपके पास फुल ऑन फुल मार्क्स आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास दो नंबर है A एंड B। तो A को हम हमेशा बड़ा वाला लेट करेंगे नंबर, और B को हमेशा छोटा वाला, जैसे कि मैंने आपको आपके एल्गोरिथम स्टेप्स में बताया है। तो A हमने लेट कर लिया, लेट A इज इक्वल्स टू 225 एंड B इज इक्वल्स टू 135। नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की जगह हम यहाँ लिखेंगे लेमा, क्योंकि हम पहले लेमा का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, where R is greater than equals to 0 and shorter than B। तो इसका आपको आधा मार्क्स यहीं पे मिल जाएगा। देन आप इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट करिए, तो दिस इज क्या हो जाएगा, 225 इज इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, एंड आपका जो 90 है वो 0 से बड़ा है और छोटा है 135 से, राइट। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, करेक्ट। तो अब आपको किस पे अप्लाई करना है, B और R पे। तो B क्या था आपका 135 और R क्या था आपका 90। तो मीन्स अब आपका A बन जाएगा B और B बन जाएगा आपका R। ठीक है, तो R अब आपका B बन चुका है। अब आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस 45, राइट, 90 इंटू 190 प्लस 45 इज 135। तो यहाँ पे आपका ये आ गया 45 और ये आ गया आपका 90। ध्यान से देखेंगे, अभी मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से अपना रीचेक कर सकते हैं और जल्दी जल्दी इन स्टेप्स को लिख सकते हैं। तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है आपको वहीं पे अपना स्टेप एंड करना है, और जो लास्ट स्टेप है उसका जो B है, तो इसका B क्या है 45। तो 45 इज द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। देखिए हमें हमने करा क्या, ये तो मैंने आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन सिखाया है कि अगर आप इस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बट हमने करा क्या, ये हमने वही मेथड यूज किया बेटा जो हम बचपन में HCF निकालने के लिए यूज करते थे। देखिए हमारे पास दो नंबर्स होते थे 225 एंड 135, राइट। इसी तरीके से फर्स्ट स्टेप लगाओगे, कर दो फर्स्ट टाइम डिवीजन, 135 बन गया 135, राइट। फिर हम क्या करते थे, इसको आप इधर ले आते थे, फिर दोबारा से करते थे, राइट। तो हमने किया क्या है, हमने R को बना दिया B,
आर को बना दिया बी और बी को बना दिया ए, बी को बना दिया ए, करेक्ट। दोबारा से करिए, क्या आ जाएगा 91 का 90, देन 45, फिर आप इसको इधर ले आते थे, ये क्या हो गया 90, 92 का 45 टू द 90 क्रॉस, जैसे ही खत्म हो गया तो ये क्या बन जाता था आपका HCF बन जाता था। ये हमने क्लास 7th and 8th में सीखा है। तो उसी प्रोसेस को आप कहीं रफली साइड में कर लीजिए और फिर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, फर्स्ट डिवीजन है आपकी, ये फर्स्ट डिवीजन हो रहा है, तो फर्स्ट डिवीजन के लिए मैंने क्या किया, ए को यहाँ रखा, बी को अपनी पोजीशन पर रखा, आर को अपनी और क्यू को अपनी। फिर सेकंड पोजीशन में ये अब आपका ए हो गया है, तो ए को आपने ए की पोजीशन पर रखा, बी को आपने बी की पोजीशन पर रखा, रिमाइंडर को आपने रिमाइंडर की, क्वोशिएंट को क्वोशिएंट की। फिर जब तक आपका ये चलता रहेगा, जीरो नहीं आता तब तक आप उसको चलाते रहिए, एंड में जो आपका बी बचेगा वो आपका HCF हो जाएगा। सिंपल है, बस आपकी रिप्रेजेंटेशन ही तो डिफरेंट है। ये सब आप काम पहले करके आए हो ना, तो फिर घबराने की क्या जरूरत है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आपको इसका सेकंड और थर्ड स्टेप भी करना है। तो इसका ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट सिखाया था, अब मैं आपको इसका थर्ड पार्ट सिखा रहा हूँ, सेकंड इज योर होमवर्क। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपको दो नंबर्स दिए 867 एंड 255, ओके। बहुत ही इजी है, हम इसको पहले बेसिक मेथड से करते हैं, फिर हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि आप अपने उसी मेथड से सॉल्व करिए जिस मेथड से आप सॉल्व करते आ रहे हैं, तो इसको हम उसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये था हमारा 867 एंड 255। तो इसको अगर आप 3 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 1 3 5 15 एंड 1 16, 1 6 एंड 1 7 इज 2 0 1, तो 102 आ गया आपका। देन सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, इधर 225 को ले आएंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो दिस इज 204, यहाँ पे अब आपका आ गया 21 को आप फिर से 255, तो इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 बन जाए 21, दैट इज कितना आ गया 45, 22 2 जा 42, रिमाइंडर इज 3। नाउ दोबारा से आप ले लीजिए यहाँ पे 21, तो यहाँ पे आप 7 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा 0। तो देखिए आप हमने देख लिया जब 0 आ गया तो ये 3 क्या हो गया आपका HCF हो गया, राइट। तो इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से, बट रिप्रेजेंटेशन नहीं भूलनी है, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा लेट कर लेंगे ए बड़ा वाला नंबर एंड बी छोटा वाला नंबर, करेक्ट। तो आपके पास ए एंड बी आ चुका है। ए एंड बी आने के बाद आपको क्या करना है बेटा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आपको रट जाना चाहिए, बार बार आप लिखेंगे, ठीक है। एंड ये आपका इतना हो गया। अब A की जगह पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये क्या हो गया आपका 255। फर्स्ट स्टेप से बस देख के लिखिए, Q क्या था आपका 3, रिमाइंडर था आपका 102, तो 102 शॉर्टर देन 25। अब दोबारा से आप सेकंड स्टेप पे आ जाइए, क्या था 255, फिर था आपका 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 21, राइट। अभी मैं उसी प्रोसेस को चला रहा हूँ बेटा, मैं कुछ खास नहीं कर रहा। 21 इज शॉर्टर देन 102, दोबारा से अब 102 21 मल्टीप्लाई 12 प्लस 3, दैट इज, फिर लास्ट स्टेप 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 0, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 0, तो आपका HCF क्या हो गया 3, तो HCF ऑफ 21 एंड 867 एंड 255 इज 3। इजी है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, पहले आप अपना शॉर्टकट मेथड यूज कर लीजिए, उसके बाद क्या हर एक स्टेप को उठा के बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाइए, पूरे मार्क्स, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में डेफिनेटली पेपर में आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखा दिया है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सेकंड पार्ट है वो आप करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो आपको वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको LCM निकालना है या HCF निकालना है, वो चीज़ मैं आपको अभी बताऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नाउ वी कम टू द
वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि आपका वर्ड प्रॉब्लम आती है तो आपको किस तरीके से पता चलेगा कि आपको HCF फाइंड करना है या LCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन को ही पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ के बेटा आपको समझ में आ जाएगा कि आपको HCF फाइंड आउट करना होता है या LCF फाइंड आउट करना होता है। बेसिक्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे कि उसने यहाँ देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ठीक, आर्मी कंटेनमेंट है जिसके अंदर 616 मेंबर्स हैं और उनको मार्च करना है 32 मेंबर्स के पीछे बिहाइंड। तो 32 बैंड मेंबर्स हैं, उनके पीछे वो परेड में मार्च करेंगे। The two groups are to march in the same number of columns, मतलब कि जो हम नंबर ऑफ कॉलम्स बना रहे हैं वो सेम रहेंगे, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स मान को उनको मार्च कराना है। तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, कि हमें कितने नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे जिससे के अंदर वो मार्च कर सके। अब देखिए अगर आपको लाइन बनानी है कुछ लोगों की, ठीक है, तो आपको करना है हर एक लाइन में कुछ कम नंबर ऑफ मेंबर्स ही तो खड़े करोगे ताकि आप एक कॉलम फेस बना पाओ। करेक्ट, तो वहाँ पे जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम चाहिए, नंबर ऑफ मेंबर्स कम चाहिए, तो आप HCF फाइंड आउट करोगे, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो LCF फाइंड आउट करेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि कम नंबर आएंगे या ज़्यादा आएंगे। अगर कम आ रहा है तो HCF, ज़्यादा आ रहा है तो LCF। तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ बच्चों, नंबर ऑफ आर्मी कंटेंजमेंट कितने हैं 616, नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स कितने हैं 32। ओके, तो हमारे को अब HCF फाइंड करना है और HCF फाइंड आउट करने का हमने कौन सा मेथड सीखा अभी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम निकालेंगे तो जो HCF आएगा वही क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको HCF किसका निकालना है, इसका और इसका। तो यहाँ पर आप A लेट कर लो किसको 616 को, और B लेट कर लो आप 32 को। करेक्ट, A क्या हो गया आपका 616, B क्या हो गया आपका 32। तो आपको हमेशा किस फॉर्म में लिखना होता है, A = BQ + R, और R की वैल्यू B से छोटी और 0 से बड़ी। ठीक है, तो एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 616 है हमारे पास और 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 बन गया 32। कितना आ गया बच्चों, 11 - 2 9 29 एंड दिस इज 6। अब कितने पे जाएगा 9 पे, 9 2 18, कैरी 1, 9 3 27 एंड 1 28, नॉट 8। ठीक है, तो 8 आ गया आपके पास। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो A की वैल्यू कितनी है 616, B की वैल्यू कितनी है 32, Q कितना आया 19, R कितना आया 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 is greater than 0 and shorter than 32। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, B को बना देते हो आप A, R को बना देते हो आप B। दिस इज 4 + 0, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 0, दैट मीन्स HCF क्या आ गया आपका 616 एंड 32 का 8। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 8। तो 8 नंबर ऑफ कॉलम्स में आप इक्वली लोगों को खड़ा कर सकते हो। ठीक है, अगर वो आपसे ये पूछ ले इसके बाद कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन वन कॉलम कितने होंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यू कैन ऐड दिस टू द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। आ गए, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए आपके 8, 648, और 648 को आप डिवाइड कर देंगे 8 से, तो आपको ईच कॉलम में जितने भी आपके मेंबर्स होंगे वो मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन को आपसे दोनों तरीके से पूछ सकता है। आपसे वो ये भी बोल सकता है कि आप टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन वन कॉलम बताओ, तो पहले आपको नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने पड़ेंगे बाय यूजिंग HCF, एंड HCF निकालने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को डिवाइड करना पड़ेगा आपके HCF से, तो आपको नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच कॉलम भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस एक्सरसाइज को अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपने ये वीडियो पूरी केयरफुली देखी होगी और आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो मैं आपको असाइनमेंट पे अपने लिंक्स पे शेयर करूँगा। थैंक यू।